अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में ऑर्गेनिक साइंथिसिस के हम लोग ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसेस पढ़ेंगे। किन गाइडलाइंस को, किन सीक्वेंस को ज़हन में रखना होता है डिसइंटीग्रेशन करते हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए ताकि हम लोग डिसइंटीग्रेशन को एक रिलायबल तरीके से डिसइंटीग्रेशन करके अपने रेलेवेंट स्टार्टिंग मटेरियल या रेलेवेंट रिएजेंट्स अचीव कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गाइडलाइन क्या है? फर्स्ट गाइडलाइन में कहते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले ऐसे ग्रुप्स को रिमूव करना है जो प्रॉब्लमेटिक ग्रुप्स हों। मींस जिस तरह नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप क्यों प्रॉब्लमेटिक है? नाइट्रो ग्रुप इस वजह से प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा? रिंग को, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विदड्रॉ कर लेगा। और एक भी नहीं, दो नाइट्रो ग्रुप्स हैं तो ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ ज़्यादा फिर प्रेफर नहीं करेगा क्योंकि रिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो रहा है। ये प्रॉब्लम काज कर रहा है रिएक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? नाइट्रो ग्रुप को रिमूव करेंगे। सिंपल नाइट्रेशन हम लोग करेंगे जिनकी कंडीशन हमें पता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रेशन करते हैं। देन अब दो पॉसिबिलिटीज हैं इसके बाद। ये अल्काइल ग्रुप भी रिमूव हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप भी रिमूव हो सकता है। सिंपली हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से अल्काइल ग्रुप कोई भी ऐड करवा सकते हैं। तो अब कौन सा ज़्यादा अब रिमूव होगा, कौन सा प्रोडक्ट इन दोनों में से ठीक है? क्योंकि अगर ये रिमूव होता है ये वाला तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आती है, और अगर ये बी वाला रिमूव होता है तो ये प्रोडक्ट आती है। तो कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा रिलायबल है? अगर तो ये रिमूव होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? मिथॉक्सी ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये कौन सी पोजीशन प्रेफर करेगा? ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा। लेकिन ये तो इसके मेटा पे आ रहा है। ये तो इनकमिंग ग्रुप को मेटा पे आने ही नहीं देगा। मिथॉक्सी मिथॉक्सी तो चाहेगा कि या यहाँ आए और या यहाँ आए। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो उसकी मेटा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप है। ये डिस्कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो अगर अल्काइल ग्रुप, ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये सिंपली अल्काइल ग्रुप है, ये मिथॉक्सी ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे है। मतलब ये करेक्ट डिसइंटीग्रेशन है क्योंकि यहाँ ये इसके ऑर्थो पे, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है तो ये इसके ऑर्थो पे आ रहा है। तो ये एक करेक्ट डिसइंटीग्रेशन है। तो बी वाला ज़्यादा रिलायबल है। मतलब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा रिलायबल है। ये रिएजेंट हम लोग स्टार्टिंग रिएजेंट के तौर पे लेंगे और इसे यूज़ करके हम लोग अपना टारगेट मटेरियल या टारगेट मॉलिक्यूल साइंथेसाइज करेंगे। अच्छा, इससे लेने की एक और रीज़न भी है। एक और रीज़न ये है कि यहाँ से अगर हम डिसइंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? टर्शियरी कार्बोकेटायन बनता है। ये इधर टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर यहाँ से डिसइंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या है? सिंपल प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। और ये टर्शरी, तो ये टर्शरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल भी होता है। दो रीज़न हो सकते हैं कि, लेकिन डिसइंटीग्रेशन ये बी वाली ठीक है। अब हम लोगों ने इसे अपना स्टार्टिंग मटेरियल लेके साइंथेसाइज करना है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? अल्काइलेशन करेंगे। अल्काइलेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सिंपल नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रेशन करेंगे। सिंपली अगर आप एनालिसिस कर लेते हैं तो साइंथिसिस में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपली एनालिसिस का रिवर्स है साइंथिसिस के। जो हमारा एंड मटेरियल है एनालिसिस में, उससे स्टार्ट लेके हम लोग सिंपली जो रिएजेंट्स, जिस तरह नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट्स कौन से होते हैं, अल्काइलेशन के लिए कौन से रिएजेंट्स होते हैं, वो हम लोगों ने यूज़ करके सिंपली अपने टारगेट मटेरियल तक पहुंचना है। नेक्स्ट है गाइडलाइन नंबर 2. Guideline number 2 says that if we change the functional group, its directing effect also changes. हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप इंटीग्रेशन होती है किस तरीके से होती है कि हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं ताकि डिसइंटीग्रेशन इजी हो सके और पॉसिबल हो सके। जिस तरह हम लोगों ने कहा कि नाइट्रो ग्रुप डायरेक्टली NH2 ग्रुप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। उसके लिए हमें सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप सब्सटीट्यूट करवाना पड़ेगा। फिर हम लोग उस नाइट्रो ग्रुप को चेंज करते हैं NH2 ग्रुप में। फिर अब हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप चेंज किया। पहले नाइट्रो ग्रुप था, फिर NH2 ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन हम लोगों ने जब नाइट्रो से NH2 किया तो क्या हुआ? वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। जिस तरह से अब अगर नाइट्रो ग्रुप से NO2 करते हैं, NO2 ग्रुप है हमारे पास, पहले NO2 था, हम लोगों ने क्या किया? NH2 में कर लिया उसे कन्वर्ट।
NH2 में कन्वर्ट किया। अब NO2 क्या था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ये क्या था कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था और ये मेटा पोजीशन प्रेफर करता था, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप था। लेकिन हम लोगों ने जब फंक्शनल ग्रुप चेंज किया, इसमें किया, NH2 में कन्वर्ट किया, अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो अगर हम फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं तो उसका डायरेक्टिंग इफेक्ट, मतलब अगर वो पहले ऑर्थो पैरा था वो मेटा हो जाएगा, मेटा था ऑर्थो पैरा था, उसका डायरेक्टिंग इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। ओके, सो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ से अब CCl3 जो है ना एक स्टीरिक हिंड्रेंस काज कर है, क्योंकि 3 क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा होता है। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, जिस तरह अगर हम यहाँ देखें तो इसके पास 3 क्लोरीन अटैच हैं। तो ये क्या करेगा, अगर हम ओपन करके लिखें तो ये स्टीरिक हिंड्रेंस काज करेगा। सो इट्स बेटर कि हम लोग इन 3 क्लोरीन्स की जगह कोई ऐसा सिंपल सा एलिमेंट लगाएं जो हिंड्रेंस काज ना करे। तो हम लोग इसकी क्लोरीनेशन करते हैं सिंपल, और इसे मिथाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल मिथाइल ग्रुप। अब हम लोगों ने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया। अब पहले CCl3 क्या था, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था। लेकिन जब हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप चेंज किया तो ये अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। पहले ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप था, लेकिन अब इसकी पोजीशन चेंज करने से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। एक रीज़न इसकी ये है कि इसकी स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, और दूसरी रीज़न ये है कि ये अब हमारे पास क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और क्लोरीन इसके ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे, अगर यहाँ से ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे है, पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर हम यहाँ क्लोरीन की डिसइंटीग्रेशन करते हैं तो वो तो इनकमिंग ग्रुप को इधर पैरा पे तो नहीं लाएगा, वो तो मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पे लाएगा। सो हम लोगों ने पहले इसको किसी ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट करना है जो क्या हो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो। तो हम लोगों ने इसकी क्लोरीनेशन करवा के ऐसे मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड दिस इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एंड अब ये क्या करेगा, इनकमिंग ग्रुप को इधर पैरा पोजीशन पे आने की, या ऑर्थो पे या पैरा पे, बट पैरा पोजीशन पे क्लोरीन तो पैरा पोजीशन पे आने के लिए अलाउ करता है। सो हम सिंपली क्लोरीनेशन करेंगे, ये भी यहाँ से कैंसिल करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे, रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास एक रेलेवेंट और एक रिलायबल हम कहते हैं कि स्टार्टिंग मटेरियल या रिएजेंट आ गया है, हम अब इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। सिंपल हमारे पास ये टोलिन था, इसके हम लोगों ने क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन करते हैं तो हम लोग कोई भी लीवियस एसिड, सो मैंने पहले भी बताया कि इसके लिए साइंथिसिस करने के लिए रिएजेंट्स, कौन सी रिएक्शन कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, कौन सा मेन रिएक्शन है, तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। तो जब भी हम क्लोरीनेशन करते हैं, जब भी फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लीविस बेस। सो FeCl3 यूज़ करेंगे, देन क्लोरीनेशन हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको अगेन कन्वर्ट करना है Cl3C में। सो इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, PCl5 यूज़ करते हैं हम लोग। अगर मिथाइल को Cl3C में कन्वर्ट करें, ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट है जो याद रखना है कि अगर हम लोगों ने कन्वर्जन करनी है मिथाइल की Cl3C में तो PCl5 यूज़ करेंगे। और अगर हम लोगों ने ये तो Cl3 के केस में था, अगर हम चाहते हैं कि F3 के केस में, दिस इज द एडिशनल स्टेप नॉट इन्वॉल्व हियर। ये एडिशनल है सिंपली बताने के लिए कि अगर हम चाहते हैं कि इधर Cl3 की जगह F3 ऐड हो, तो उसके लिए हम लोग जो रिएजेंट यूज़ करेंगे वो होगा Sb5। सो ये जो रिएजेंट्स हैं, ये जो रिएक्शन कंडीशंस है कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी रिएक्शन कंडीशंस इंप्लीमेंट होंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। नेक्स्ट इज़ गाइडलाइन 3 क्या है, कुछ ऐसे सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं जिन्हें रिमूव करना मुश्किल होता है, जिन्हें डिसइंटीग्रेट मुश्किल करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग वही एज इट इज़ इसका ना इस्तेमाल करें, हम लोग उसे रिमूव ना करें। लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन ही हो, कोई ऐसे अगर सब्सटीट्यूएंट रिमूव करना मुश्किल है तो हम लोग उस सब्सटीट्यूएंट के साथ ही स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब यहाँ जिस तरह अब साथ साथ सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना अब होगा। अब यहाँ से हम लोग NO2 को क्यों रिमूव करेंगे, सबसे पहले एक सिंपल सी बात यह है कि NO2 जो होता है वो क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक ग्रुप है,
और NO2 रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए। सो सिंपली ये नाइट्रेशन के थ्रू रिमूव हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, NH2 को रिमूव करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिथॉक्सी बेंजीन आ जाएगा, या इसे हम लोग एनिसोल भी कहते हैं, इस कंपाउंड को एनिसोल भी। अब लाजमी नहीं कि हम लोग यहाँ से फिर से ये डिसइंटीग्रेट करें मिथॉक्सी ग्रुप को और फर्दर आगे बेंजीन बनाए, अगर क्योंकि ये रिमूव करना मुश्किल है। और मिथॉक्सी बेंजीन या ये जो एनिसोल है ये भी हमारे पास कमर्शियली इजीली अवेलेबल होता है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। सो दिस गाइडलाइन बेसिकली टेल्स अबाउट कि कुछ ऐसे सब्सटीट्यूएंट जो रिमूव करना अगर मुश्किल है तो हम लोग इसी एज इट इज़ उस कंपाउंड से स्टार्ट ले सकते हैं। लाजमी नहीं कि सिर्फ बेंजीन और बेंजीन के अलावा भी बहुत से मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड होते हैं जो कमर्शियली इजीली अवेलेबल होते हैं, तो हम उनसे स्टार्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोगों ने ये मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसोल से स्टार्ट लिया है। सिंपली इसकी नाइट्रेशन करवाई है, नाइट्रो ग्रुप ऐड हो गया। देन हम लोगों ने इसकी क्या कराई है, रिडक्शन करवाई है। ये रिएजेंट्स हैं, रिएक्शन कंडीशंस हैं, यू हैव टू मेमोराइज, आई डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट दैट। ओके, फिर इसकी रिडक्शन करवाने के बाद यहाँ NH2 आ गया। देन इसकी सिंपल नाइट्रेशन करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसकी NO2 आ जाएगा। फर्दर जो हम लोगों ने पीछे एनालाइज किया तो हमारे पास ये मेन कंपाउंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसी तरीके से अब यहाँ हम लोगों ने ये कंपाउंड लिया है, सिंपली इसमें एसीटेट ग्रुप ऐड करवाया है एंड अगेन नाइट्रेशन करके हमारा मेन प्रोडक्ट आ गया है। सो लाजमी नहीं है कि हम लोग हर दफ़ा स्टार्ट बेंजीन से लें। कुछ ऐसे सब्सटीट्यूएंट जिन्हें अगर रिमूव करना मुश्किल हो तो हम एज इट इज़ उस मटेरियल को स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गाइडलाइन नंबर 4। अब यहाँ ये भी सिमिलर है पिछली गाइडलाइन की तरह कि कुछ ऐसे डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स होते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। मतलब जिस तरह हम लाजमी नहीं, अब डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड आ गया तो हम कहें कि भाई सब्सटीट्यूएंट रिमूव करें क्योंकि कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कुछ डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड भी इजीली अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम लोग एज ए स्टार्टिंग मटेरियल ले सकते हैं। जिस तरह यहाँ कुछ एग्जांपल मैंने मेंशन किए हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड जिसमें एक तरह से CO2H होता है, एसिटिक ग्रुप होता है, और एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है, दिस इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड। एंड देयर आर सम अदर फिथाइलिक एसिड, mesitylene, diphenyl. These are some compounds which are commercially, which are dye-substituted and easily available, which can taken as a starting material to synthesize specific compound in a lab. So इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जिस तरह हमारे पास एक सिंपल ये एक ड्रग का नाम है और इसका फार्मूला है। हम लोगों ने क्या करना है, पहले इसकी ऑक्सीडेशन करवाई है। यहाँ हमारे पास सिंपल अल्कोहलिक ग्रुप था, एसाइल ग्रुप ले आए, एसिडिक ग्रुप सॉरी, एंड यहाँ भी एसिडिक ग्रुप आ गया। सो सिंपली हम लोग एसाइलेशन करेंगे, यहाँ से ये ग्रुप रिमूव करेंगे। और ये किससे रिमूव होगा, मोस्ट कॉमन रिएक्शन बार बार डिस्कस हो रहा है कि फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू होगा, जिसमें AlCl3 हम लोग एज रिएजेंट यूज़ करते हैं। ये रिमूव हो जाएगा सिंपली, और ये रिमूव होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, सैलिसाइक्लिक एसिड। अब ये नहीं है कि हम लोग सिंपली यहाँ से रिमूव करें, फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। तो हम लोग फिनोल को जो है ना स्टार्टिंग मटेरियल ले, नो मतलब इस कंपाउंड ये फिनोल बन जाएगा ना अगर हम लोग फर्दर डिसइंटीग्रेशन करें तो, यहाँ से भी डिसइंटीग्रेशन करते हैं तो फर्दर फिनोल बन जाएगा। तो लाजमी नहीं है कि हम लोग फर्दर डिसइंटीग्रेशन करें, क्योंकि ये कंपाउंड इजीली अवेलेबल है। तो इस कंपाउंड को लेके भी हम लोग ये कंपाउंड अपना तैयार कर सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से। नेक्स्ट इज द गाइडलाइन 5। अच्छा, अब हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं मोस्टली पढ़े हैं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हम लोगों ने एडिशन की है या डिसइंटीग्रेशन की है। अब कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक से ऐड नहीं होते, उन हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से ऐड करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से ऐड करने के लिए कुछ हैज़ार्डस कंडीशन ज़रूरी कुछ कंडीशन होती हैं जो हम लोगों ने ज़हन में रखनी है। वो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए बेंजीन रिंग के साथ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। उसके अलावा पैरा पोजीशन पे एक गुड लीविंग ग्रुप होना चाहिए ताकि वो लीव करे और हमारा कोई भी जो सब्सटेंस है वो आके ईजिली
बाइंड कर जाए। सो दीज आर टू कंडीशंस के एक तो गुड लीविंग ग्रुप होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ओके सो इसके हम लोगों ने सबसे पहले एसाइलेशन करवाई, सेम रिएजेंट AlCl3 के साथ इसके एसाइलेशन करवाई, एसाइल ग्रुप आके ऐड हो गया। अब ये कंपाउंड हमारे पास सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, ये सारी कंडीशन फुलफिल करता है। किस तरह से? एक तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ये एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। और फ्लोरीन क्या है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। फ्लोरीन लीविंग ग्रुप है। ओके सो ये हमारा एक लिविंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, और ये इसके ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे भी ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड। यहाँ हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आके इधर अटैक करेगा, या फ्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है लीव कर जाएगा, और सिंपली हमारे पास ये ग्रुप आके ऐड हो जाएगा। सो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो ग्रुप जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ऐड नहीं हो रहे होते हैं, उन्हें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ऐड करते हैं। ये ऑब्वियसली समवट डिफिकल्ट है, बट यह है कि इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, लिविंग ग्रुप होना चाहिए पैरा पोजीशन पे, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए जो लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर सके। जिस तरह से हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या की, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन की, यानी एसिडिक ग्रुप को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया, अमीन ग्रुप में। सो देन हम लोगों ने क्या किया, सिंपल क्लोरीनेशन की, क्लोरीन ग्रुप रिमूव करवाया, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये कौन सी पोजीशन पर वो प्रेफर करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। पैरा तो बुक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे सिंपली क्लोरीन आ सकता है ना, तो यहाँ से क्या हुआ, क्लोरीन रिमूव हुआ। देन हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे, अगेन इस ग्रुप को क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप में करेंगे, क्योंकि एज मैंने पहले भी बताया कि जो NH2 है वो डायरेक्टली डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता या डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता, फर्स्ट इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू NO2। सो इसे अगर रिमूव करना है तो इससे हम लोग पहले NO2 में कन्वर्ट करेंगे, NO2 में कन्वर्ट करने के लिए इसकी रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने के बाद सिंपली नाइट्रेशन से ऐड करेंगे। सो दिस is our starting material for which we have to take start and produce this compound. So हम लोग डाइफिनाइल, ये दो फिनाइल ग्रुप हैं, तो डाइफिनाइल से स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट हमारा लास्ट स्टेप क्या था एनालिसिस में, लोगों ने इसकी नाइट्रेशन की थी, NO2 ग्रुप ऐड करवाया था। नाइट्रेशन हमें पता है स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। ओके फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन करवाएंगे, इसकी NO2 ग्रुप की रिडक्शन करवाएंगे इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और हमारे पास इसके अलावा हमारे पास एक स्पेसिफिक ग्रुप आके ऐड हो जाएगा। देन इसके पैरा पोजीशन पे क्या है, फिनाइल ग्रुप है। देन अगेन हम लोग सिंपल इसकी क्लोरीनेशन करवाएंगे, और क्लोरीनेशन क्लोरीन ग्रुप आके ऐड हो जाएगा, और अगेन हम लोगों ने इसे सिंपल कन्वर्ट कर लेना है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अपने एक टारगेट मटेरियल में। एज कि ये रिवर्स है, सिंपल एनालाइज कर लिया, साइंथिसिस इज नॉट डिफिकल्ट, सिंपली रिवर्स करेंगे तो साइंथिसिस हो जाएगी। ओके गाइडलाइन नंबर 6, गाइडलाइंस नंबर 6 है कि अगर हमारे पास सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल लें या ऐसा स्टार्टिंग रिएजेंट लें जो एक सिंगल प्रोडक्ट दे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ना दे, क्योंकि जितने मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं उतनी यील्ड कम होती है। सो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। अगर और इसके अलावा सेकंड पॉइंट इसका कहता है कि अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो, एक ऑर्थो पे ऐड हो रहा है और एक पैरा पोजीशन पे ऐड हो रहा है, तो हम प्रेफरेंस किसको देनी है, पैरा पोजीशन को। फर्स्ट जो एडिशन करनी है वो पैरा पोजीशन पे एडिशन करनी है। जिस तरह से हमारे पास है, अब डिसइंटीग्रेशन ए से भी हो रही है, बी से भी हो रही है। सो कौन सी रेलेवेंट डिसइंटीग्रेशन है, तो क्योंकि अब हम लोगों ने पहले डिसाइड किया है कि अगर ऑर्थो और पैरा, ये ऑर्थो पोजीशन है ना, दिस इज ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, अगर हमारे पास दो हों, दो सब्स्टिट्यूशन करनी हो, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, तो प्रेफरेंस ज़्यादा किसको देनी है,
पैरा वाली पोजीशन को। सो ए वाली जो डिसइंटीग्रेशन है वो ज़्यादा रिलायबल होगी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन 6। सो ए वाली डिसइंटीग्रेशन करेंगे सिंपल नाइट्रेशन के थ्रू हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग ये क्लोरीन को रिमूव करेंगे, कौन सा प्रोसेस के थ्रू, या हम लोगों ने सिंपल सी सी डिसइंटीग्रेशन हुई है, हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड यहाँ ऐड किया है। और ये मेथड, ये पाथ ज़्यादा ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि पहले पैरा पोजीशन को सब्स्टिट्यूट प्रेफरेंस देनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट में हम लोग CX डिसइंटीग्रेशन देखेंगे कि किस तरीके से कार्बन के और डिफरेंट हेटेरोएटम्स की डिसइंटीग्रेशन होती है। सो एनी क्वेश्चन you may raise in the comment box. Thank you so much.